अगर हम 3 वीक्स में 15 किलो वजन कम कर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। बहुत सारे केसेस में मुश्किल भी होता है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि सबका हो जाएगा। सपोज करो मैं मार्केट से जाके एक बर्गर खाता हूँ, उसमें भी कार्ब्स हैं, ठीक है, और मैं घर का राइस भी खाता हूँ, उसमें भी कार्ब्स हैं। हम सप्लीमेंट्स खा रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला है 7 दिन में 2.5 किलो 3 किलो वजन उनका कम हुआ है। बट अगर वैसे सोचा जाए तो मतलब क्या ही गंद खा रहे हैं हम। नहीं सो है। लाइक डू यू प्रेफर ब्राउन राइस और वाइट राइस? सो डाइटिशियन सुनीता रॉय चौधरी जी, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टफेस्ट पॉडकास्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, ऐसे नहीं, आपको ना एक्चुअली इसकी शपथ लेनी पड़ेगी कि आप जो भी आंसर दोगे वो सच बोलोगे। शपथ। आई शपथ। सो जोक्स अपार्ट, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? गुड। ओके, तो अभी रिसेंटली आपकी वीडियोस वगैरह देखी मैंने और काफ़ी सारी वीडियोस में आप क्लेम कर रहे हो कि 15 किलो वजन जो है आप 3 वीक में कम कर सकते हो। जितनी मेरी नॉलेज है, व्हाट आई फील कि ये चीज़ हेल्दी नहीं होती, और ये काफ़ी सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि यार अगर हम 3 वीक्स में 15 किलो वजन कम कर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। तो आपका इसमें क्या टेक है और क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हो? सबसे पहले बात तो मैं ये कहूँगी कि तुम्हारी बिल्कुल बात सही है कि 15 किलो एकदम से वजन कम करना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये 15 किलो वजन कैसे बढ़ा। Okay. आज की तारीख में आप मोस्ट ऑफ द पीपल इफ यू सी दे आर नॉट टेकिंग द डाइट दैट दे शुड, दे आर नॉट गेटिंग द न्यूट्रिएंट्स दैट दे शुड। हम बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हैं फैट्स पे, प्रोटीन्स पे और कार्बोहाइड्रेट्स पे। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पे कंसंट्रेशन है कि हमारा वजन बढ़ जाएगा, ये नहीं खाना। उसके बाद कंसंट्रेशन है प्रोटीन्स पे कि प्रोटीन्स खाना है मसल बढ़ाने। एग्जैक्टली। और फैट्स जो है वो खाने ही नहीं है क्योंकि फैट्स खाने से वजन बढ़ेगा। हमें सही चीज़ पता ही नहीं। हम सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, जो बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं सप्लीमेंट्स खा रहे हैं। सप्लीमेंट्स किस चीज़ के? बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? अभी सुबह ही मेरी एक पेशेंट से बात हो रही थी, वो मुझे बोल रही है कि मैं बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट ले लूँ और खाना क्या खा रही है? ब्रेकफास्ट में 2 रोटी और रात को डिनर में थोड़ा सा चावल दाल। क्या न्यूट्रिएंट है? एक 28 साल की लड़की या 30 साल की लड़की, क्या व्हाट इज द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ द फूड दैट यू आर ईटिंग? दूध कभी पीती नहीं है, फ्रूट कभी खाती नहीं है। मैं ये वाउच कर सकती हूँ कि मेरी डाइट जो लोग लेते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा वी फील फुल। सो दैट इज द ट्रिक एक्चुअली, कि खाना भी खाएं और वजन भी कम हो। और ये लोगों ने बोला है, अभी पिछली वीडियो के बाद ही कई लोगों ने जिन्होंने डाइट ली है उन्होंने मुझे बोला है 7 दिन में 2.5 किलो 3 किलो वजन उनका कम हुआ है खाना खा के, एंड दे से कि वी फील मोर फुल दैन वी यूज्ड टू फील अर्लियर। ओके, लाइक इफ आई वांट टू ब्रेक इट डाउन, बिकॉज ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि अगर किसी को मसल बिल्डिंग करें, फॉर एग्जांपल इसका ऑपोजिट बात करें तो 3 वीक्स में 15 किलो वजन गेन करना विदाउट स्टेरॉइड्स पॉसिबल नहीं है। आई थिंक स्टेरॉइड के साथ भी पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। बट आप इसमें क्या चीज़ें फॉलो करवाते हो? अगर आप थोड़ा सा एक ब्रेक डाउन दे सकते हो मेरे को। जब मैंने न्यूट्रिशन पढ़ी तो जो बेसिक चीज़ हमें बताई गई कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, ये 3 बेस है। जैसे पौधों को क्या चाहिए होता है? धूप और पानी। उसके बेसिस पे वो दे मेक द फूड। जो जितने भी प्लांट्स हैं दे सिंथेसाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड एयर। ठीक है। हमारी बॉडी में कुछ भी बनने बिगड़ने के लिए चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, लेकिन उनकी एक बैलेंस होनी चाहिए। और आज की तारीख में वो बैलेंस बिगड़ा हुआ है। हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स ले रहे हैं, बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, और जो फैट्स ले रहे हैं वो क्वालिटी ऑफ फैट्स इज नॉट राइट फॉर आवर बॉडी। बट जब आप अपनी डाइट शुरू करवाते हो, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आपके पास आया या फिर जिसको डाइट चाहिए, जिसको वेट लॉस करना है, तो आप क्या उसको इनिशियली लिक्विड डाइट पे शिफ्ट कर देते हो? मैं उनका पूरे दिन का शेड्यूल बैलेंस कर देती हूँ जिसमें हर मील में सारे न्यूट्रिएंट्स उनको मिल रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रॉपर क्वांटिटी में मिल रहे हैं, प्रोटीन्स भी और फैट्स भी। उसकी एक परसेंटेज होती है कि हमारी पूरी डाइट में 60 to 65%, इवन अ डायबिटिक हैज टू टेक मिनिमम ऑफ 65% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच वी आर नॉट टेकिंग। जो हमारी पूरे दिन की कैलोरीज हैं उसका 65% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। ओनली 20% शुड बी प्रोटीन एंड 15% शुड बी 15 to 20% शुड बी फैट फ्रॉम फैट्स, रादर 30% शुड बी फ्रॉम फैट्स। इवन हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है उनको भी हम 30% फैट बोलते हैं, लेकिन किस तरीके का फैट लेना है वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट लेना है वो इंपॉर्टेंट है। और जिनको मसल बिल्डिंग करनी है उनको हम प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा बोल देते हैं। तो जनरली जब आप नॉर्मल इंसान को डाइट प्लान बना के देते हो और आप कह रहे हो, क्लेम करते हो कि आप 3 वीक्स में आप वजन कम कर देते हो लोगों का, ठीक है, चलो एक बार कोई चीज़ एक्सेप्टेड है कि चलो जो इंसान फिट है आपने उसकी लाइफ बैलेंस कर दिया और वो चीज़ हो गई। बट इन एनी केस किसी इंसान को कोई बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गई, पीसीओडी हो गया, तो क्या वहाँ पर भी आप सेम ही पैटर्न फॉलो करते हो?
पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल सेम रहता है उसका। ओके पौधे को अगर जंगल में उगेगा या घर में उगेगा, प्रिंसिपल सेम है। अब इन बीमारियों में जो आपने कहा डायबिटीज है या थायराइड है या पीसीओडी है, इन सब का कारण है हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोनल डिसबैलेंस होता है हमारी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज की वजह से। हमारी प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं बॉडी में, कई तरह की चीज़ें हम प्रॉपरली नहीं लेते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज होनी शुरू हो जाती हैं। और दूसरी चीज़, आज की तारीख में प्रोसेस्ड फूड्स, जो बाहर का बना हुआ खाना, पैकेज्ड फूड्स, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनमें कैलोरीज डायरेक्टली बॉडी को इमीडिएटली मिल जाती हैं, फाइबर नहीं है जिनके अंदर, दे आर द कल्प्रिट मोर देन एनीथिंग एल्स। और दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो दूसरी तरफ एक्सरसाइज की कमी है। अभी मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था थोड़े दिन पहले कि जो हम फास्ट फूड खा रहे हैं या जो हम रेस्टोरेंट प्रिपेयर्ड फूड खा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? उनके अंदर फैट की क्वालिटी गलत है। द क्वालिटी ऑफ फैट, द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दे आर गिविंग, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज मोर, ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैट को इंक्रीज करती हैं और स्टबन फैट हो जाता है धीरे धीरे, तो उसको हिलाना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे केसेस में मुश्किल भी होता है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि सबका हो जाएगा। बॉडी टाइप के ऊपर मैं हमेशा बोलती हूँ किसी का भी डाइट किसी को देने से पहले कि आपकी बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। बट बहुत सारे इंडियंस का बॉडी टाइप ऐसा है कि उसे चेंज किया जा सकता है। और आप देखो कि ओबेसिटी बढ़ी ही तब से है जब से ये जितने भी फॉरेन ब्रांड्स हैं वो दे हैव कम इनटू द फील्ड। ओके, तो जैसे अभी आपने कार्ब्स की बात करी, तो बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, लेकिन मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सपोज करूँ मैं मार्केट से जाके एक बर्गर खाता हूँ, उसमें भी कार्ब्स हैं, ठीक है, और मैं घर का राइस भी खाता हूँ, उसमें भी कार्ब्स हैं। तो आई वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन कि व्हाट इज गुड कार्ब वर्सेस व्हाट इज बैड कार्ब। देखो, जो हमने बर्गर खाया उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं और वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मैदे से बनता है नॉर्मली बर्गर। इवन ब्रेड्स, इवन पिज़्ज़ाज, दे आर ऑल मेड ऑफ मैदा। हाई कैलोरीज, दे इमीडिएटली रिलीज हो जाती हैं कैलोरीज। इसके ऊपर भी मैं बताती हूँ आपको इमीडिएट रिलीज पे। पर जब हम चावल खाते हैं तो हम खाली चावल नहीं खाते हैं, हम उसके साथ दाल खाएंगे और कुछ ना कुछ सब्जी भी ज़रूर होगी। तो फाइबर हमें कहाँ से मिला? दाल और सब्जी से हमें फाइबर मिला, प्रोटीन मिला। जो कुछ प्रोटीन की कमी होती है सीरियल्स में, यानी कि वीट में और राइस में, लेकिन वो दाल से पूरी हो जाती है प्रोटीन की कमी। तो उससे हमें एक बैलेंस डाइट मिल गई। उसको दाल को बनाने के लिए फैट का इस्तेमाल हुआ, तो वो पूरा बैलेंस हो गया। हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे बड़े लोग थे, एक तो वो खाना प्रॉपर ये सब चीज़ें खाते थे, दाल चावल, वो कभी फॉलो नहीं करते थे कि मुझे ब्राउन राइस खाना है या मुझे जो अवेलेबल था, वाइट राइस अवेलेबल था, और सब लोग पसंद करते थे बासमती, ठीक है, सो दैट इज वाइट राइस। कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, ये सारी चीज़ें कोई नहीं है। डू यू प्रेफर ब्राउन राइस और वाइट राइस? आई प्रेफर वाइट राइस। व्हाई? मतलब हार्म क्या है ब्राउन राइस में? कोई हार्म नहीं है, उसको पकाने में बहुत देर लगती है। अरे तो बेसिकली ब्राउन राइस भी खा सकते हैं। हाँ, नो प्रॉब्लम, इफ यू कैन, यू हैव दैट मच। और अगर कोई ब्राउन राइस ये क्लेम करता है वो जल्दी बन जाता है, तो वो उतना फाइबर क्वांटिटी नहीं है उसके अंदर। ओके, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैंने जब बर्गर खाया तो उसके अंदर था पहले तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो कि बिल्कुल सिंपल है, जिसमें कोई फाइबर नहीं है। फिर उसके बाद उसके अंदर आ गया फैट, चीज की लेयर या मेयोनीज की लेयर, ठीक है। सब्जी के नाम पे एक प्याज, खीरा या टमाटर या थोड़ी सी पत्ता गोभी, वो भी मेयोनीज में लिपटी हुई, खूब सारा नमक मसाला। टेस्टी सा होता है ऐसे। तो फिर क्या 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 फाइबर मिला हमें? ठीक है, वो क्या। और साथ में नॉर्मली मैंने देखा है पीपल ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, अगेन एम्प्टी कैलोरीज। सो दैट इज द न्यूट्रिएंट्स। कहाँ से आ रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स? मतलब देखा है तो सोचने वाली बात है। हम एक बर्गर खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वी फील सेटिस्फाई, बट अगर वैसे सोचा जाए तो मतलब क्या ही गंद खा रहे हैं हम। तो अब उसके बाद में इसमें बात करते हैं इमीडिएट रिलीज की। हाँ, क्या हुआ जब हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाया जिसके अंदर की फाइबर नहीं था, तो जब वो हमारी बॉडी में गया, डाइजेस्ट हो गया और वो इमीडिएटली रिलीज हो गया ब्लड में। खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वहाँ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, तो सारा का सारा ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज हो गया। अब बॉडी क्या करेगी? इतना सारा ग्लूकोज, हम तो इतने फिजिकल लेबर भी नहीं करते हैं, हम तो खेतों में जाके काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग ईंटें नहीं उठा रहे हैं, हम लोगों की फिजिकल लेबर बहुत कम है, कंप्यूटर के आगे बैठना मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, या फिर टेबल वर्क, ऑफिस वर्क, ठीक है। तो ये क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फैट इमीडिएटली। एक्स्ट्रा सोडियम जो बॉडी में गया वो जो है पानी को खींचेगा इधर उधर से। जो हमने कोल्ड ड्रिंक पी उसमें कैफीन है, वो भी पानी को खींचेगा, वाटर रिटेंशन। तो ये सारी चीज़ें से एक ब्लोटिंग होगी, वेट बढ़ेगा, और दूसरी चीज़ फैट में कन्वर्ट होती जाएंगी। फैट भी है उसके अंदर, और फिर ट्रांस फैट्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल
जो कि हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करती हैं, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है हमने देखा हार्मफुल है। अब उधर ही व्हाइट राइस खाया जिसको कि बहुत लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और दाल खाई और चावल खाए, उसमें हमें बी कॉम्प्लेक्स भी मिल गया, उसमें हमें प्रोटीन्स भी मिल गए, उसमें हमें प्रॉपर फैट्स भी मिल गए, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपके घर पे, सो हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड, पूरा न्यूट्रिएंट लोडेड। जो आपने पहले खाया वो कैलोरी लोडेड था, और जो आपने घर का खाना खाया दैट इज न्यूट्रिएंट लोडेड। सो न्यूट्रिएंट्स जो बी कॉम्प्लेक्स की बात मैंने पहले भी की आपसे, उससे खाना डाइजेस्ट करने में मदद करता है, खाने को मेटाबोलाइज कैसे उसको यूज करना है बॉडी में, फैट में कन्वर्ट नहीं करने देते। अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स रहेंगे तो बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट नहीं बनेगा। अभी आपने बीच में मेरे को बताया कि एग्जांपल दिया आपने फिजिकल वर्क का, कि हम किसान तो नहीं है, मेजरली हमारा काम सारा का सारा जो है। मैं तुम्हें एक इंसिडेंस बताती हूँ। मेरे पास में एक अफगानी आया था, मैं BL कपूर हॉस्पिटल में तब काम करती थी, उसका वजन था कुछ 180 किलो। जब वो आप किसी ICU के बेड पे लेटे होगे ना, तब ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान रख लिया था। हम बैडमिंटन खेल सकते हैं, हम क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं बाहर ओपन। तो उसमें क्या दिक्कत है कि जिम में कोई साइकिलिंग कर रहे हो तो? अगर बच्चा भूखा है, आप गाजर पकड़ाओ, सेब पकड़ाओ, 5 बिस्किट्स एंड ब्रेड जो यंग एज में हम खाते हैं वो डिसाइड करता है हमारा बुढ़ापा कैसा होगा। सो यू डोंट सपोर्ट जिम? एक बार क्योंकि जब मैं अगर ये बोल रही हूँ कि इतना 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं हॉस्पिटल्स में काम कर चुकी हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो यू कैन अंडरस्टैंड। अभी आपने बीच में मेरे को बताया कि एग्जांपल दिया आपने फिजिकल वर्क का, कि हम किसान तो नहीं है, मेजरली हमारा काम सारा का सारा जो है टेबल वर्क होता है। 90% जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, मेरे हिसाब से वो आप सही कह रहे हो। तो क्या इस बात से मैं ये समझूं कि एक इंसान अगर वो वर्कआउट करता है, फॉर एग्जांपल मैंने 2 बर्गर खाए लेकिन मैं उतना हैवी वर्कआउट भी कर रहा हूँ, तो क्या वो मैं बैलेंस कर पाऊंगा उससे? सबसे पहली चीज तो जब आपने बर्गर खाया, ठीक है, उस टाइम आप क्या कर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी में जब वो डाइजेस्ट हुआ, मैं तो खा रहा था खा रहे थे, ठीक है, उसके बाद में आप बैठ गए अपने कंप्यूटर के आगे काम करने, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था कि वो कुकिंग का टाइम निकाल के कुकिंग कर सकें, ठीक है, या एक प्रॉपर मील ले सकें। तो आपने तभी काम करते करते बर्गर, एंड यू आर सिटिंग एट दैट टाइम। सो जब वो बॉडी में रिलीज हुआ उस टाइम आप कुछ नहीं कर रहे थे, और जब आप वर्कआउट करने गए आपने कुछ खाया नहीं था, अगेन यू आर हार्मिंग योर बॉडी। You don't have any nutrients for the cells to work, the muscles to work out there. You are harming rather than doing any good. और फिर बहुत सारे टाइम मैंने देखा है जो वर्कआउट करते हैं ब्लैक कॉफी पीते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो खराब है, लेकिन द क्वांटिटी एंड द टाइम। सो मैं बहुत सारी बारी बोलती हूँ, इट इज नॉट ओनली व्हाट यू ईट, इट इज ऑल्सो व्हेन एंड हाउ मच। ओके, आजकल ना मार्केट में मैंने अभी रिसेंटली कुछ एड्स देखे मेरे इंस्टाग्राम के उसमें, तो व्हाट दे वर क्लेमिंग सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन कह सकते हो आप, और आई डोंट नो, आई स्टिल डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो वो क्या करते हैं, वो फैट के ऊपर, जहाँ भी फैट आपका एरिया है उसके ऊपर उसको लगा के काइंड ऑफ उसको, और वो कहते हैं कि वो रेज जाती हैं और वहाँ से वो आपका फैट जो बर्न हो जाता है, मेल्ट हो जाता है या बर्न हो जाता है। तो लाइक डू यू थिंक पहले तो ये सेफ है, और दूसरा कि ये पॉसिबल भी है नहीं, क्योंकि मैंने तो अभी तक सिर्फ वीडियोज़ में ही देखा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्लेम कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी वेट लॉस कंपनीज़ हैं जो कि चल रही हैं जो कि ये चीज़ें क्लेम करती हैं। बट माइंड यू, अगर हम फिर गलत ही खाएंगे, वो कर लें उस टाइम पे, लाइपोसक्शन करके भी एक सर्जरी होती है, उसमें वो पूरा फैट सक कर लेते हैं, लेकिन अगर फिर हम वही चीज़ें खाएंगे तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू कम बैक। बट अगर नहीं खाएंगे तो नहीं आएगा, नहीं खाएंगे और प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे तो नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक इंसिडेंस बताती हूँ। मेरे पास में एक अफगानी आया था, मैं BL कपूर हॉस्पिटल में तब काम करती थी, उसका वजन था कुछ 180 किलो। 180 किलो? हाँ। और जो व्हील चेयर थी ना, वो डबल व्हील चेयर पे बैठा करता था, इतना उसका वजन था, सिंगल व्हील चेयर पे पूरा नहीं आता था। तो उसको कहीं भी लेके जाना था टेस्ट वगैरह में, तो उसका उन्होंने पहले लाइपोसक्शन किया, फिर उसका जो है क्लिपिंग करी, उसका जो स्टमक है उसको क्लिप कर दिया उन्होंने, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा खाना ना खा सके। क्लिप कर दिया मतलब? जो स्टमक है वो एक मसल है, ठीक है, अगर उसको हम ज्यादा खाना खाएंगे तो वो बढ़ता इलास्टिक है तो वो बढ़ता चला जाएगा, एंड देन एट वन टाइम वी वुड नीड मोर फूड। मतलब वो धीरे धीरे उसको आदत हो जाएगी उतना खाना खाने की। सो वो खाता बहुत था, तो उन्होंने डॉक्टर्स ने क्या किया कि उसको क्लिप कर दिया, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सर्जरी। तो उससे क्लिपिंग करने से क्या हुआ कि आधा से कम रह गया उसका स्टमक, ठीक है। फिर उसको बोला गया कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ डाइट उसको खानी है, मतलब पहले इनिशियली लिक्विड्स दिए गए, फिर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डाइट थी उसकी, जो कि पोर्शन मेजर्ड डाइट कहते हैं हम, ठीक है, पूरा पोर्शंस को काउंट करके इतने ग्राम इतने ग्राम इतने ग्राम, और यही पर्टिकुलर चीज़ें खानी है, ठीक है। पर उस टाइम तो उसका वजन कम हो गया, लाइपोसक्शन किया तो फैट पूरा सक कर लिया, लिपिड्स जो पेट में थे वो सारे उसके सक कर लिए, ठीक है। और जब उसकी सर्जरी हुई तो 3 महीने तक उसका बहुत अच्छा रहा, एंड देन वो चला गया वापस अपने देश, ठीक है।
थोड़े टाइम बाद फिर आया। अच्छा। और वो उसके जो क्लिप्स थे वो सब टूट गए थे अंदर, क्योंकि उसको आदत थी, वो एक मेंटल स्टेट। और फिर वो ही वॉज अ रिच मैन, खूब दावत और गोश्त नहीं खाया तो क्या खाया। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हम वही अपना रूटीन फिर वापस फॉलो करेंगे तो आप आज कोई भी डाइट कर लो, अगर मैं डाइट बता रही हूँ आप कम भी कर लो, फिर आपने वापस अपने रूटीन में गए, तो ये जो डाइटिंग है इट इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज। हाँ, कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कई हार्मोनल इम्बैलेंसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वजन बढ़ जाता है और उसको कम करना नामुमकिन भी होता है, ऐसी चीज़ें हैं। कई बारी जैसे मीनोपॉज के बाद में लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वहाँ पर वज़न कम करना मुश्किल हो जाता है। और लाइफस्टाइल आजकल का अगर आप देखो, हम लोग बाहर ही नहीं जा सकते। अगर हम एक्सरसाइज करना चाहें, हम वॉक करना चाहें, हमें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हम बाहर ही नहीं जा सकते क्योंकि पोल्यूशन है इतना। दिल्ली में तो आप कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं, घर के अंदर आप कितना एक्सरसाइज कर लोगे। और एंड वी आर नॉट स्टेइंग इन बिग बंगलोज की हमारे पास बहुत जगह है, स्प्रॉलिंग बट फार्म हाउसेज पॉइंट हैं। वो नहीं है ना कि आप कहीं अगर दिल्ली में आप रह रहे हो पड़े तो बहुत कहने वाली बात है। अगर 500 यार आपका चल रहा है तो फिर तो आप कहीं भी रह लो, उसका कोई फर्क नहीं कुछ पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने जैसे मेरे को बताया लाइफस्टाइल के बारे में आपने बात करी, पता है क्या मेरे को लगता है ना, ये लोगों को लगता है कि बहुत नॉर्मल चीज़ है ये, कि अपनी हेल्थ को, अरे ठीक है ना, जब वो आप किसी आईसीयू के बेड पे लेटे होगे ना, तब ये चीज़ रियलाइज होती है कि यार मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान रख लिया होता। सही। ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी लाइफ के अंदर अडाप्ट करना एक अच्छा और एक हेल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन हो सकता है ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन कह सकते हो आप, या लैक ऑफ रिसोर्सेज भी कह सकते हो आप। ठीक है, दोनों रीजंस हो सकते हैं इस चीज़ के। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ आप की पॉइंट्स में कुछ आप ऐसी बातें बताएं कि जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उनको समझ आए कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ तो हमें रखना ही चाहिए, नो मैटर व्हाट, सो दैट वी कैन लिव हैप्पीली एंड हेल्दीली। एक चीज़ जो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी, एज पेरेंट्स हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमारा क्या है, बच्चा रो रहा है बिस्किट पकड़ा दो, से हम डाइट शुरू करते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें क्या खिलाते थे, दलिया, सूजी, और हम डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, मैंने देखा है। लेकिन क्या है में, क्या हमने कभी देखा है? आई रिमेंबर अ टाइम व्हेन मदर ब्रॉट अ पैकेट ऑफ कीड़े थे उसमें। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ और एनीथिंग, सो इट्स नॉट अ कंपनी बेस्ड थिंग, आई एम सेइंग कि पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड की बात कर रहे प्रोसेस हैं। फूड एंड पैकेज। आप बच्चों को फ्रेश खाना बना के क्यों नहीं खिला सकते हो? अगर बच्चा भूखा है, आप गाजर पकड़ाओ, सेब पकड़ाओ, वाई बिस्किट्स एंड ब्रेड? हमने उनकी आदत वहीं गलत डाल दी। तो सबसे पहले हमें आदत सही डालनी है। दूसरी चीज, ये आदतें बचपन में डलती हैं। तीसरी चीज, जो यंग एज में हम खाते हैं वो डिसाइड करता है हमारा बुढ़ापा कैसा होगा। आप डरा रहे हो मेरे को तो मेरा कैसा होने वाला है। अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं, हम स्किप कर रहे हैं मील्स, तो हम तो न्यूट्रिएंट्स नहीं पा रहे हैं ना, वी आर नॉट गेटिंग दोस न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। तो आज जो हम कर रहे हैं, दैट इज बिल्डिंग आवर फ्यूचर। ट्रू। तो आपने बोला कि तो मतलब जो हम खाना पीना हम खा रहे हैं ट्राई करें उसमें, बट लाइक अगर इसको थोड़ा जनरलाइज करा जाए, टाइमिंग्स ठीक होने चाहिए। हमें प्रॉपर खाना खाना, प्रॉपर फूड। अगर आप वो खाओ जो आपकी दादी नानी खाते थे, वजन बढ़ ही नहीं सकता। पर आपको वो करना भी पड़ेगा जो हमारी दादी नानी करते थे। आज की टाइप में हम नहीं कर रहे हैं वो। तो कोई बात नहीं, आप फिजिकल एक्टिविटी किसी तरीके की कर लो। कोई फिजिकल एक्टिविटी 40 मिनट, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है 40 मिनट की आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो ना, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी जिसमें पूरी बॉडी की इन्वॉल्व हो जाए। जैसे वॉक हो गई, स्विमिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई। साइकिलिंग आउटसाइड, नॉट इन द हाउस। आई एम लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक साइकिलिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो उसमें क्या दिक्कत है अगर जिम में कोई साइकिलिंग कर रहा है तो? ऑक्सीजन की क्वांटिटी, ओके। एक जिम में आप देखो कितना 25 बाई 20 का रूम होगा मान लो, और बड़े जिम भी हैं बट हाँ लोग ज्यादा होते हैं, नो डाउट। बहुत लोग, हाँ, होते ठीक है। तो एवरीबडी इज कंज्यूमिंग ऑक्सीजन। कहाँ है ऑक्सीजन की क्वांटिटी? और हमारी जो भी हमारी बॉडी में फैट है, जो भी फ्यूल है, जो हम खाना खाते हैं, उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। सो डू यू लाइक, आप इससे ये कहना चाह रहे हो कि अगर हम जिम में जाके वर्कआउट करते हैं तो जितना हेल्दी हमें लग रहा है वो हेल्दी नहीं हो रहा नहीं है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन? आप और द वे इट इज बीइंग डन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। हमारी बॉडी और हमारी मसल्स एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिगरस एक्टिविटी कर सकती हैं, ठीक है। पर हम जो मशीनों पे कर रहे हैं उससे हम बॉडी में टीयर्स दे रहे हैं, टूट रहे हैं हमारे मसल्स। और बहुत बारी वो टीयर्स जो हैं वो रिपेयरेबल भी नहीं है। तो हम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से हमें वॉक करना, हम बैडमिंटन खेल सकते हैं, हम क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं बाहर ओपन। जितना हो सके ऑक्सीजन हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी, अच्छी हवा हमें चाहिए। सो यू डोंट सपोर्ट जिम? आई सपोर्ट जिम टू ओनली अ सर्टेन एक्सटेंट। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो वर्कआउट करो, इट्स गुड, बट जो लोग
ओवर कर देते हैं जिनको प्रोफेशनली भी नहीं जाना उस गेम में। एग्जैक्टली टेक प्रोफेशनल हेल्प ओनली अंडर सुपरविजन। आपको कोई सर्टेन रीजन की वजह से आपको जिम करना है, गो। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जिम जाके वजन कम कर लोगे फिर वापस आओ, वही है। अगर आपने डिसकंटिन्यू जिस दिन कर दिया उस दिन वही है। योगा कर लो। योगा बोरिंग होता है एक्चुअली, बहुत लोगों को योगा बोरिंग Yes, लगता है, I understand. बट ऑल्दो लाइक आई हैव स्टार्टेड, थोड़ा बहुत मैं करने लग गया हूँ। आई डू वर्कआउट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट योगा से मैंने ये देखा है और मैंने पढ़ा था कहीं कि योगा करने से आपकी आयु भी लंबी होती है। एंड प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि आप जैसे सांस लेते हो, यू होल्ड इट, है ना, आपने 2-3 सांसें बचा ली अपनी है ना, फिर सांस छोड़ रहे हो। आई डोंट नो मैं कितना सही बोल रहा हूँ कितना गलत, पर मैंने ये लॉजिक लगाया अपना। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो ये सुनीता रॉय चौधरी जी मेरे सामने बैठी हैं, जिनके पास बेसिकली एक्सपीरियंस है, आपने बहुत अलग अलग लोगों को ट्रीट किया है और आप डाइट भी देते हो। अब क्या, आप तो पहले से भी देते थे, अब आप शायद पिक्चर में आए हो, आप पहले थे नहीं। तो ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई बेसिकली, लाइक आपका ये करियर कैसे बना? इससे पहले आप कुछ और करते थे या फिर आपने डायरेक्टली यही शुरू किया और आप अभी तक यही कर रहे हो? मैंने डायरेक्टली यही शुरू किया। मैं लेडी अर्विन कॉलेज में मैंने पढ़ाई करी है। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से करी है। तो वहाँ उसके बाद में मैंने गंगाराम हॉस्पिटल में अपनी इंटर्नशिप की और वहीं से जॉब शुरू करी। धीरे धीरे करके मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स दिल्ली के, बत्रा हॉस्पिटल, मूलचंद हॉस्पिटल, फिर मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर भेजा, मालदीव्स में उन्होंने हॉस्पिटल खोला था, वहाँ भेजा। फिर वहाँ से आई केम बैक, आई जॉइंड रॉकलैंड हॉस्पिटल। मैंने इवन रॉकलैंड हॉस्पिटल कुतुब में। उसके बाद में फिर BL कपूर हॉस्पिटल। तो मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है। इवन मैंने माउंट आबू में 7 साल एक रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ काम किया हुआ है, ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में। वहाँ पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, कार्डियो आर्टेरियल रिग्रेशन थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस। तो मेरी जर्नी काफ़ी लंबी है, 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैं प्राइवेट अपना अभी किसी वीडियो में देखा था आपने, पता नहीं कुछ मेरे को नंबर्स बताए थे वीडियो में कि आपने कितने हज़ार लोगों को डाइट प्लान दिया है एक बार। क्योंकि जब मैं अगर ये बोल रही हूँ कि इतना 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और मैं हॉस्पिटल्स में काम कर चुकी हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो नंबर ऑफ पीपल आते हैं। देन मैंने जब कार्डियो आर्टेरियल मैंने ये रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ काम किया, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को काउंसिल किया। फिर कई सारी लोगों को मैंने न्यूट्रिशन एजुकेशन भी दी है। जैसे जो मेरे इंटर्न्स आते थे वो ठीक है, लेकिन जो नर्सिंग स्टाफ होता था वो। देन CRPF में मैं एज इंस्ट्रक्टर जाती थी। तो कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई मुझे याद भी नहीं होंगी शायद अभी। जब मैं मालदीव्स गई थी तो वहाँ पर लोगों का जो स्टेपल डाइट था वो सिर्फ फिश एंड राइस था। What are some heart healthy foods everyone should include in their diet? नॉन वेजिटेरियन फूड्स में फाइबर नहीं होता है। नॉन वेज में होता ही नहीं है। नहीं होता है। देखिए, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, सपोज करो किसी को हार्ट अटैक आ गया है, तो उसके बाद क्या डाइट लेना चाहिए जिससे वो रिकवर जल्दी कर सके? हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा अगर ज़्यादा वॉल्यूम है ब्लड का। तो फैट को कट डाउन करना है, जहाँ तक हो सके पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल करना है। Hey, what is up people guys? This is your guitarist नीरज एंड मैम लास्ट पॉडकास्ट आपके साथ किया, मेरे को इतने DMs आए कि मैम को दोबारा लेके आओ, तो आप लोगों की फरमाइश पे मैम आ चुकी है। आप कैसे हो मैम? मैं ठीक हूँ, थैंक यू नीरज। और अगेन मैं वेलकम कर रहा हूँ मैम का आपके चैनल पे। तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने क्योंकि आजकल हार्ट अटैक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है और इनफैक्ट मेरे बहुत नोन हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने इस फ़ोन में लिख लिए हैं ताकि मैं भूलूँ ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में है और जो मैंने लिख भी रखा है, सॉरी, वो ये है कि व्हाट डाइटरी चेंजेस कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक? बहुत सिंपल चेंजेस हैं जो कि हमें करने हैं अपनी डाइट में। जैसे कि ज़्यादातर वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करना है, होल ग्रेन्स को इंक्लूड करना है। अगर नॉन वेज लेना चाहते हैं तो सिर्फ वाइट मीट्स या लो फैट डेयरी का इस्तेमाल करना है। फैट को कट डाउन करना है, जहाँ तक हो सके पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल करना है, जो कि लिक्विड ऑयल्स, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनमें मिलते हैं। फिश, सी फिश खासकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सी फिश का इस्तेमाल करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स का इस्तेमाल करना है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे मैंने पहले भी बोला, ज़्यादा मात्रा में इंक्लूड करने, क्योंकि फाइबर अच्छी क्वांटिटी में। बेसिकली बैलेंस डाइट हमें अच्छी लेनी चाहिए। एक बैलेंस डाइट जिसमें कि फैट की क्वांटिटी कम रहे और सॉल्ट की क्वांटिटी कम रहे। ओके, फैट की हमारी बात हो रही है, तो कैन यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट इन आवर हार्ट हेल्थ? जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं
जैसे कि आप जानते हैं कि वो जमे रहते हैं एट रूम टेम्परेचर, तो वो हमारी बॉडी में भी जाके उसी तरीके से जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जम जाते हैं, जिसकी वजह से प्लाक फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं, जो कि ब्लड फ्लो को रोकता है और वो हमारी प्रॉपरली हमारे ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। और स्पेशली जब वो ब्लॉकेज है ब्लड वेसल्स में, उन ब्लड वेसल्स में होती है जो कि हार्ट को सप्लाई कर रहे हैं, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर ब्रेन को सप्लाई कर रहे हैं उसमें हो तो स्ट्रोक होने के चांसेस, जैसे पैरालिसिस हम लोग बोलते हैं, तो वो होने के चांसेस होते हैं। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट के कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनमें पाए जाते हैं, रेड मीट्स में ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, बटर, घी, क्रीम, इनमें ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल इनको बंद कर देना है, कम क्वांटिटी में लेना है। और ट्रांस फैट्स पाए जाते हैं हाईली फ्राइड फूड्स में, बेक्ड प्रोडक्ट्स में, कुकीज़, पेस्ट्रीज, केक्स, पैटीज़, इन सब में पाए जाते हैं। ट्रांस फैट्स जो हैं कुकिंग के टाइम पे होने वाली चेंजेस के कारण बनते हैं। नेचुरल भी बनते हैं, नेचुरली भी अवेलेबल होते हैं ट्रांस फैट्स, बट दे आर नॉट हार्मफुल एज दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग कुकिंग। Got it. Okay. And how does sodium intake affects blood pressure and heart health? सोडियम की वजह से जब हमारी बॉडी में सोडियम का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो इफेक्ट हो जाता है। उसकी वजह से वाटर रिटेंशन इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा अगर ज़्यादा वॉल्यूम है ब्लड का, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। हार्ट का क्या काम है? ब्लड को पंप करना। अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम को पंप करना पड़ेगा तो ये प्रॉब्लम होने के, हाइपरटेंशन और हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। ये सेम चीज़ ओबीस पीपल में भी होती है, क्योंकि हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है ब्लड को पेरिफ्रीज, यानी कि हर ऑर्गन, कोने के ऑर्गन जैसे उंगलियां हैं पैर की, हाथ की, वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो इसकी वजह से ये एक नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट हो जाता है। Okay. And what are some healthy foods, I should say heart healthy foods, everyone should include in their diet? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कौन से खाने के, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, ये मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ डाइट में भी इंक्लूड किए गए हैं। ऑलिव ऑयल बोलते हैं, या कोई भी मोनो अनसैचुरेटेड फैट, जैसे कि कोकोनट ऑयल इंडिया में ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है, मस्टर्ड ऑयल है, ये इंक्लूड कर सकते हैं। आजकल ब्लेंडेड ऑयल्स भी आते हैं, उनका इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सब तरह के जो न्यूट्रिएंट्स फैट से हमें मिलते हैं वो उसमें अवेलेबल हो जाएंगे। उसके अलावा लो फैट डेयरी, जो भी हम दूध लेते हैं, दूध से बनी चीज़ें लेते हैं, या फिर जो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स, चिकन बेसिकली वो लेते हैं, वो लो फैट लें। लीन मीट्स का यूज़ करें, रेड मीट्स को अवॉइड करें, प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करें, और फिश इंक्लूड करें, जो कि अच्छी क्वांटिटी में ओमेगा 3 मिलता है, लेकिन सी फिश, ये मुझे याद हो गया है। अच्छा, हाउ इम्पॉर्टेंट इज फाइबर इन प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज एंड व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज? फाइबर का मेन रोल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का। वो ना डाइजेस्ट होता है ना एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन रहेगा तो जो भी हम खाना खाएंगे वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा और हमारी बॉडी को अवेलेबल होगा। तो अगर जो न्यूट्रिएंट्स, जो एंटीऑक्सीडेंट, बेसिकली जो एंटीऑक्सीडेंट्स, जो विटामिन्स, मिनरल्स और जो भी खाने की अच्छी चीज़ें हैं वो अगर हमें प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होंगी, हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो वो एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो अगर पुराने ज़माने के लोगों से बात करो तो वो नॉर्मली ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो तुम्हारे ओवरऑल हेल्थ। तो इसलिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रखने के लिए हाई फाइबर डाइट लेना ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने पहले भी बोला कि होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स इस्तेमाल करें, नट्स एंड ऑयल सीड्स इस्तेमाल करें, अच्छी क्वान्टिटी में उसमें भी फाइबर रहता है। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ों में अच्छी क्वांटिटी में फाइबर रहता है। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में फाइबर नहीं होता है। नॉन वेज में होता ही नहीं है? नहीं होता है फाइबर। शिट, ये नहीं पता था मुझे। अच्छा, आजकल जैसे बहुत ज़्यादा शुगर के पेशेंट्स देखे जाते हैं। आई डोंट नो ये शुगर कौन सा शुगर है, बट इसमें लिखा है, ऑब्वियसली वो शुगर नहीं है, बट स्टिल कैन यू डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ शुगर ऑन हार्ट हेल्थ? जो खाने वाला शुगर है या बॉडी में जो शुगर इंक्रीज हो जाता है, दोनों की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो हार्मोन शुगर को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, उसकी प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। और उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो इफेक्ट हो जाता है, बिकॉज द वेन्स बिकम ब्लॉक्ड एंड रिजिड।
तो इसकी वजह से जितना चीनी कम लिया जाए उतना अच्छा है। ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट से इन्फ्लेमेशन होने के, जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें सूजन आने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो इफेक्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से शुगर को खाने में भी अवॉइड करना चाहिए और अपनी वेन्स में भी अवॉइड करना चाहिए, अपने आर्टरीज में भी अवॉइड करना चाहिए। एक ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, सपोज करो किसी को हार्ट अटैक आ गया है, ठीक है, एंड बाय गॉड ग्रेस वो ठीक हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद उसकी जो लाइफस्टाइल है तो उसमें उसको क्या डाइट लेना चाहिए जिससे वो रिकवर जल्दी कर सके? मैंने बहुत सारे अपने लाइफ में ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको कि हार्ट अटैक आ जाता है, वट एवर द रीज़न, और वो क्योर भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्योर नहीं होते, बहुत सारे परसेंटेज क्योर हो जाते हैं। और उसके बाद में जो उनको लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं वो वही हैं जो हम प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हाई फाइबर डाइट विच इंक्लूड्स होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन हायर क्वांटिटीज़, लो फैट डेयरी या कोई भी लो फैट नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स यूज़ करें, उसके साथ साथ नट्स एंड ऑयल सीड्स इंक्लूड करें अपनी डाइट में। वो जैसे स्प्राउट्स यूज़ कर सकते हैं, ओट्स यूज़ कर सकते हैं, इनका तरह तरह से डिफरेंट मेन्यू, डिफरेंट रेसिपीज़ में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं। और साथ में अपनी स्ट्रेस लेवल को कम करना थ्रू मेडिटेशन या कोई ऐसा वोकेशन, जैसे लोगों को म्यूज़िक सुनने में अच्छा लगता है, रिलैक्स होते हैं, तो म्यूज़िक, डांस, वट एवर देयर वोकेशन इज़ जिससे कि उनको रिलैक्सेशन होती है, वो प्रॉपर स्लीप साइकिल मेंटेन करना और मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हम बहुत ज़्यादा बारी अपने जो भी हार्ट क्योर्ड पेशेंट होते हैं उन लोगों को बोलते हैं कि डेली वॉकिंग फॉर 20 मिनट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर देन सफिशिएंट, सिर्फ इसलिए कि इससे ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। जो वॉकिंग है या मॉडरेट एक्टिविटी है, एरोबिक एक्टिविटी जो कि हम बाहर करते हैं, घर के अंदर नहीं, बाहर करते हैं जहाँ अच्छी क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिलता है, तो वो ब्लड फ्लो को और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करता है और इसकी वजह से क्लॉट्स भी मूव कर जाते हैं और स्टक नहीं होते हैं। Before you come to the clinic, थोड़ा सा कफ लाउडली, सो दैट आपका जो आपका लंग्स का प्रेशर है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से, या कह सकते हैं कि उसको अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो उसे ऑन द स्पॉट क्या करना चाहिए? ये आजकल बहुत चलन में भी है कि मतलब सुट्टा जला लेते हैं और उसको पीने से आप इफ यू डोंट माइंड कैफीन कितने mg तक एक दिन में हम ले सकते हैं? तो मैम हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि फीका खाना खाना है या फिर लाइफ एंजॉय नहीं करनी है? तो अभी हमने जैसे बात करी स्ट्रेस की, ठीक है, स्ट्रेस जो है बहुत मल्टीपल रीजंस की वजह से होता है और काइंड ऑफ लैक ऑफ स्लीप भी एक उसका रीज़न है, ठीक है। तो एक अच्छी नींद जो पैटर्न है वो कैसे लाइफ में डेवलप करी जाए ताकि पूरी हमारी जो दिन की दिनचर्या होती है वो हेल्दी रह सके, हम डाइट फॉलो कर सकें और हार्ट अटैक और जो हार्ट डिजीज़ है वो ना हो? एक प्रॉपर स्लीप हाइजीन वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब है कि जिस टाइम पे आप रोज़ सोते हैं और जिस टाइम पे आप रोज़ उठते हैं वो एक मेंटेन करना, उससे आपका पूरा दिन का साइकिल मैनेज हो जाता है, प्रॉपर मैनेज हो जाता है। अगर ठीक टाइम पे सो रहे हैं और ठीक टाइम पे उठ रहे हैं तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स दिन में आ रही हैं, नहीं प्रॉपर डाइट ले पा रहे हैं, नहीं एक्सरसाइज कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, क्योंकि वो तो सोने में चला गया या तो अगर हम उस स्लीप हाइजीन को मेंटेन करते हैं तो ये चीज़ हो सकती है। पर मान लीजिए किसी कारणवश कभी अगर स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब होता है तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है अपने बॉडी को रिलैक्स करने का। इसके अलावा सीरोटोनिन नाम का एक हार्मोन है जो कि हम सोते हैं तब रिलीज़ होता है। अगर मेडिटेशन प्रॉपरली की जाए 10 to 15 मिनट्स, अगर हम उस अल्फा स्टेज में जा सकें तो ये सीरोटोनिन रिलीज़ हो सकता है और एक प्रॉपर हेल्दी लाइफ को मेंटेन किया जा सकता है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मेडिटेरेनियन डाइट फॉर हार्ट हेल्थ? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2 तरह की डाइट को प्रेफरेंस दी है फॉर हार्ट हेल्दी डाइट। ओके, सो सबसे पहली उसमें मेडिटेरेनियन डाइट है, दूसरी डैश डाइट है।
जो मेडिटेरेनियन डाइट है उसमें जैसे मैंने पहले बोला कि हाई क्वांटिटी ऑफ फाइबर रहता है, होल ग्रेन्स, नट्स, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा, तेल और घी की क्वांटिटी कम, और नॉन वेजिटेरियन फूड की क्वांटिटी कम रहती है। तो यही मेडिटेरेनियन डाइट है। उसमें नॉर्मली ऑलिव ऑयल पे ज़्यादा बेस किया जाता है, और ये मेडिटेरेनियन रीजन के जो लोग हैं वो इसे फॉलो करते हैं, और देखा गया कि उनकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी होती है। रिसर्च से ही ये पता चला है। तो इसीलिए इस डाइट को प्रेफरेंस दी जाती है। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि अगर हम ख्याल रखेंगे और एक्टिविटी लेवल अपना अच्छा रखेंगे तो हमारे को ये हार्ट हेल्थ प्रॉपर कर सकता है। तो मैम, हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि फीका खाना खाना है या फिर लाइफ एंजॉय नहीं करनी है? क्या आप कुछ एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दे सकते हो जिससे कि लाइफ भी एंजॉय कर सकें, साथ साथ में अपनी हार्ट हेल्थ या फिर लाइफ पूरी बॉडी को बैलेंस कर सकें? हार्ट हेल्थ को प्रॉपर रखने के लिए या हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फीका खाना खाना है। बहुत सारे हमारे स्पाइसेस और हर्ब्स ऐसे हैं जिनमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। अगर आप देखा जाए 30 के करीब कुछ फूड्स रिकमेंड किए गए हैं हार्ट एसोसिएशन के द्वारा, जिसमें कि 15 जो हैं वो स्पाइसेस हैं। तो हम जो स्पाइसेस और हर्ब्स अपने खाने में खासकर इंडियंस यूज करते हैं, करी पाउडर, हल्दी, इवन रेड पेपर्स, ये सारी चीज़ें, क्लव्स, जिंजर, गार्लिक, ये सब हार्ट हेल्दी हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स तो गार्लिक कच्चा खाने के लिए भी रिकमेंड करते हैं फॉर गुड हार्ट हेल्थ, बिकॉज ऑफ द केमिकल्स फाउंड इन देम। पॉलीफिनॉल्स मिलते हैं उनमें जो कि हार्ट की क्लॉट्स को क्लियर करने में या ब्लड को थिन करने में मदद करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फीका खाना खाना है। हाँ, ये स्पाइसेस और हर्ब्स आप यूज़ करके अपने खाने को टेस्टी बना सकते हैं। नमक को थोड़ा कम करना है, और अगर ये स्पाइसेस वगैरह डालेंगे तो वो कम नमक की भी कमी महसूस नहीं होगी। और इसके अलावा अगर आप कभी कभी बाहर का खाना भी खाना चाहते हैं तो मॉडरेशन इज़ द की। डू नॉट फीस्ट, डू नॉट फास्ट। वैसे तो ये क्वेश्चन डॉक्टर का होना चाहिए, बट क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस है और आपने इतने केसेस देखे हुए हैं, तो ये लिखा नहीं है मैंने, बाय द वे, ये मैं अपने मन से ही पूछ रहा हूँ। किसी को अगर सिम्टम्स हो रहे हैं या उसको चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, और उसे लग रहा है कि हाँ आज ये नॉर्मल तो नहीं है, तो या कह सकते हैं कि उसको अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो उसे ऑन द स्पॉट क्या करना चाहिए? देखो, बहुत बारी हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं विद thinking that it is a heart attack, it can be heartburn also. So this is one very important thing. अगर किसी ने बहुत ज़्यादा तेज़ खाना खाया है या बहुत फीस्टिंग की है तो उसके बाद अगर प्रॉब्लम हो रही है तो it could be heartburn. But I am not saying कि आप उसे इग्नोर करें। अगर आपको कभी भी कुछ लग रहा है, प्लीज़ इमीडिएटली विजिट द डॉक्टर। और एक जो चीज़ डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं बिफोर यू कम टू द क्लिनिक, थोड़ा सा कफ लाउडली, सो दैट आपका जो आपका लंग्स का प्रेशर है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट को सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाती है। तो आप 3-4 बारी अच्छे से खांस लें, इवन ज़्यादा बारी भी खांस सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट विजिट द डॉक्टर इमीडिएटली। राइट आफ्टर आप चले जाओ, लेकिन आप पहले से भी ट्राई कर सकते हो। आई थिंक इसको करने में कोई हार्म भी नहीं है। कोई हार्म भी नहीं है, और एंड इट हैज़ बीन फाउंड टू बी हेल्पफुल, क्योंकि कई बारी हम ये ICCUs होते हैं उनमें भी ये चीज़ कई बार ICCU मीन्स इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। कोरोनरी मीन्स हार्ट केयर यूनिट। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड। स्ट्रेस की बात हो ही रही थी, और क्योंकि लाइफ में इतना स्ट्रेस है लोगों के, ये आजकल बहुत चलन में भी है कि मतलब सुट्टा जला लेते हैं, और उसको पीने से आई डोंट नो फॉर अ वाइल ऐसा लगता है कि हाँ चलो सब ठीक है, रिलीफ मिलता है। बट क्या आपको लगता है ये सोल्यूशन है, और ये किस तरीके से आपकी हार्ट हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है? ना केवल स्मोकिंग बट एल्कोहलिज्म, ये दोनों चीज़ें, इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे निकोटीन है, इथेनॉल है, ये जो है फॉर द टाइम बीइंग फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन देते हैं। इसके साथ साथ हाई क्वांटिटी ऑफ कैफीन, चाय, कैफीन मतलब कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं या इवन कोल्ड ड्रिंक्स हम ज़्यादा क्वांटिटी में पीते हैं, तो ये आप इफ यू डोंट माइंड, कैफीन कितने mg तक एक दिन में हम ले सकते हैं?
रिकमेंडेड डोजेज जो हैं बिटवीन 300-400 mg हैं. अगर उससे कम लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपकी हार्ट हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ के लिए. अब हम वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो हम स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म की कर रहे थे. तो ये जो है अल्टीमेटली नर्व्स को नेगेटिवली, ब्लड वेसल्स को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जमा होने के चांसेस रहते हैं और क्लॉट्स बनने के चांसेस रहते हैं. तो जिससे कि हार्ट हेल्थ नेगेटिवली इफेक्ट होती है. उसके अलावा ऑक्सीडेशन ज़्यादा होती है जब स्मोक करते हैं, तो ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीडेशन, बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से हार्ट हेल्थ ख़राब होने के चांसेस होते हैं. थैंक यू सो मच मैम. आई थिंक जो क्वेश्चन के जवाब आपने दिए हैं, अगर वो हम फॉलो कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम और 5-6 साल जिंदा रह लेंगे. नॉट ओनली हार्ट हेल्थ बट ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ये चीज़ें अच्छी Exactly. हैं. और अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो, सेसेशन ऑफ स्मोकिंग हैज़ बीन प्रूवन टू इम्प्रूव योर लाइफ स्पैन. मतलब अगर आप आज छोड़ते हो तो 3 महीने के बाद आपने 5 साल की ज़िंदगी ऐड कर ली है. वाओ, सीरियसली. इवन अगर ओकेजनल स्मोकिंग है तो वो भी रोकनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ रियली नेगेटिवली अफेक्टिंग दी हेल्थ. ऑलरेडी एनवायरनमेंट में बहुत पोल्यूशन है. सच बात है. सो आई थिंक यही मेरे कुछ क्वेश्चन थे और आपने जवाब दिया. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंड आपके व्यूअर्स हैं. थैंक यू नीरज. एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताएं कि और किस टॉपिक पे हम पॉडकास्ट कर सकते हैं या वीडियोस बना सकते हैं. थैंक यू सो मच. विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय. डू यू सपोर्ट कीटो डाइट? कि कोई चीज़ जो एक व्यक्ति को सूट कर रही है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को सूट करेगी. सिमिलरली फैट रिडक्शन क्या पॉसिबल है? इसीलिए कीटो डाइट को मैं नॉर्मली एपिलेप्सी जिन लोगों को होती थी उनको ये डाइट. इनफैक्ट मैंने ये देखा है जो कीटो डाइट फॉलो करते हैं ड्रास्टिकली चेंज आता है. आप बहुत अच्छी गाड़ी खरीद लो, उसके अंदर पेट्रोल नहीं डलवाओगे तो क्या फ़ायदा होगा, और अगर वो पेट्रोल से चलती है तो डीजल डलवा लोगे तो भी फ़ायदा नहीं होगा. तो हमारे साथ हैं डाइटिशियन सुनीता रॉय चौधरी. मैम कैसे हो आप? मैं बढ़िया, एकदम आपके बढ़िया. चैनल पे मैं वेलकम कर रहा हूँ आपका. थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी ऑन माय चैनल. एग्जैक्टली. तो जनरली क्या होता है कि लोगों को लगता है अगर उन्हें वर्कआउट करना है, ठीक है, तो उन्हें रोज़ लिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लिफ्ट मतलब फिजिकल ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोज़ ही आपको वेट लिफ्टिंग करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है? एक्चुअली 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इसमें. एक है बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर स्लीप होना इम्पॉर्टेंट है, रेगुलरिटी इन एक्सरसाइजिंग इम्पॉर्टेंट है, बट ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह की एक्सरसाइज रिपीटेटिवली आपको करनी है. ये चीज़ समझने के लिए हमें इसकी बेस में जाना पड़ेगा कि क्या होता है एक्सरसाइज की केमिस्ट्री, क्या है हमारी बॉडी में, क्या होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं किसी भी तरीके की. हम चाहे हम वो वेट लिफ्टिंग करें या हम कार्डियो करें या हम सिंपल वॉक भी करते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होता है. जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन हमारी मसल्स में स्टोर होता है. तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं ये ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है और फिर ये फ्यूल करता है हमारी मसल्स को, सो दैट वो फंक्शन कर सकें जो भी काम कर रही हैं उसके लिए. ठीक है, जब हम रिपीटेटिवली वो काम करते हैं अपनी मसल्स से तो कई मसल फाइबर्स ब्रेक डाउन होते हैं. पहले ग्लाइकोजन यूटिलाइज होता है और फिर धीरे धीरे जब ग्लाइकोजन ख़त्म होने लगता है जो कि एक फ्यूल है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होके वो ब्रेन के लिए, हमारी नर्व्स के लिए, हमारे स्केलेटल मसल्स के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है. जब वो यूज़ हो जाता है तो मसल फाइबर्स ब्रेक डाउन होते हैं, और जब मसल फाइबर्स ब्रेक डाउन होते हैं तो उसके बाद में वो फ्यूज़ होते हैं और वो थिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छी क्वालिटी ऑफ मसल्स बनते हैं जो कि एक तो स्ट्रेंथ वाइज अच्छे होते हैं और दूसरी चीज़ वो जो हैं उनका बल्क इंक्रीज होता है. ठीक है, तो यही रीज़न है कि एक्सरसाइज की जाती है कि मसल प्रोडक्शन, अच्छी मसल्स बने जो कि स्ट्रॉन्गर हों, बेटर क्वालिटी की हों. तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर तरीके की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है. सिर्फ वेट लिफ्टिंग या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेनिंग रिजीम फॉलो करना, रिजीम फॉलो करना है बट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है. अब इसमें मैं एक आपको एग्जांपल दूंगी. अगर आप देखेंगे कि कोई
कोई भी एथलीट है तो वो सिर्फ अपना जो पर्टिकुलर जो उसकी गेम है वो ही सिर्फ नहीं करता है, उससे पहले उसकी और तरह की ट्रेनिंग्स भी कराई जाती है जिसे हम वार्म अप बोलते हैं। और उसके बाद भी रनिंग भी कराई जाएगी। अगर वेट लिफ्टर भी है तो भी उससे जॉगिंग कराई जाती है, रनिंग कराई जाती है, कई तरह की और सिटअप्स, पुशअप्स, कई तरह की एक्सरसाइज, क्योंकि हर पार्ट ऑफ द बॉडी को एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैलेंस्ड डाइट, क्योंकि आपकी मसल्स को वो फ्यूल कहाँ से मिलेगा? आपकी डाइट से मिलेगा, ताकि जो मसल्स हैं वो वर्क कर सकें। अभी जैसे आपने मेरे को बताया कि वर्कआउट करके जनरली हम मसल्स को ग्रोथ करते हैं, ठीक है, हमारे अंदर गुड चेंजेस आए इसलिए हम वर्कआउट करते हैं। बट क्या अगर हमें कुछ कम करना हो, इससे मेरा मतलब है कि स्पॉट रिडक्शन क्या पॉसिबल है अगर हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या फिर हम वर्कआउट कर रहे हैं? तो बॉडी जो है वो एज अ होल फंक्शन करती है। हमारी बॉडी में 4 कंपार्टमेंट्स हैं, वाटर, फैट, लीन बॉडी मास और स्केलेटल। ठीक है, स्केलेटल मीन्स जो हमारी बोन्स हैं, पानी इन द फॉर्म ऑफ वेरियस फ्लूइड्स, जैसे ब्लड भी एक फ्लूइड है, बहुत सारे फ्लूइड्स हैं इस तरीके से बॉडी में। फिर मसल्स, लीन बॉडी मास जिसे हम बोलते हैं, और फैट। ठीक है, तो जनरली हम क्या रिड्यूस करना चाहते हैं? फैट। जब बढ़ता है बॉडी में, जब ओबेसिटी बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? फैट सेल्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ फैट सेल्स इन द बॉडी बढ़ जाते हैं। बट इट इज़ कंसिस्टेंट थ्रू आउट द बॉडी। आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से जो इंक्रीज़ होता है वो कंसिस्टेंट होता है, पूरी बॉडी में होता है। कई स्पेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे कि ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ओवरऑल रिडक्शन होती है, वो एक जगह की रिडक्शन नहीं होती है। सारी मसल्स स्ट्रेंथन अप होती हैं, सारी मसल्स वर्क करती हैं, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। मतलब ऐसा जो मैंने जिम में देखा है, 2 डंबल लेके कर रहे हैं, इसकी यहाँ की मसल कम होगी, वो कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ टू बी वर्कड आउट इन ऑर्डर टू गेट दैट रिडक्शन। अच्छा, डू यू सपोर्ट कीटो डाइट? जब बढ़ता है बॉडी में, जब ओबेसिटी बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? फैट सेल्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ फैट सेल्स इन द बॉडी बढ़ जाते हैं। बट इट इज़ कंसिस्टेंट थ्रू आउट द बॉडी। आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से जो इंक्रीज़ होता है वो कंसिस्टेंट होता है, पूरी बॉडी में होता है। कई स्पेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे कि ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ओवरऑल रिडक्शन होती है, वो एक जगह की रिडक्शन नहीं होती है। सारी मसल्स स्ट्रेंथन अप होती हैं, सारी मसल्स वर्क करती हैं, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। मतलब ऐसा जो मैंने जिम में देखा है, 2 डंबल लेके कर रहे हैं, इसकी यहाँ की मसल कम होगी, वो कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ टू बी वर्कड आउट इन ऑर्डर टू गेट दैट रिडक्शन। अच्छा, डू यू सपोर्ट कीटो डाइट? मतलब आपका क्या इसमें टेक है, कीटो डाइट करनी चाहिए? अभी जैसे मैंने कहा कि कैसे क्या फंक्शन करती हैं मसल्स जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कुछ है। अब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फ्यूल जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट को माइनस कर देते हैं। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कीटो डाइट एक थेराप्यूटिक डाइट है, किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए ये एक्चुअली बनाई गई थी इनिशियली। एपिलेप्सी जिन लोगों को होती थी उनको ये डाइट दी जाती है। एपिलेप्सी में क्या होता है, ब्रेन की जो नर्व्स हैं उनकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो जाती है। नर्व कंडक्शन मतलब जो फीलिंग, जो नर्व की जो इम्पल्सेस हैं वो बॉडी में ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है, जो कि एक नर्व से दूसरी नर्व में ट्रैवल करती है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए कीटो डाइट प्लान की गई थी। उसमें भी एक पर्टिकुलर अमाउंट तक कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। आज की तारीख में मैं देखती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास भी आते हैं कि मैम कीटो डाइट फॉलो करनी है, लेकिन दैट इज़ नॉट गुड फॉर नॉर्मल पीपल। कीटो डाइट में क्या होता है, देयर इज़ नो कार्बोहाइड्रेट, देयर इज़ फैट एंड प्रोटीन इन द डाइट। तो होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन है दैट यूजेस ओनली ग्लूकोज एज फ्यूल। आपका दिमाग ठीक से फंक्शन नहीं करता है। आपने कई बार देखा होगा जिम में बहुत सारे लोग या ऐसे भी नॉर्मल वर्कआउट करते हुए बहुत सारे लोग जो हैं अनकॉन्शियस हो जाते हैं बिकॉज उनके ब्रेन को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिल रहा है।
ये उन लोगों के साथ भी जो होता है जो अच्छी डाइट नहीं खा कर आते हैं जब वो जिमिंग कर रहे होते हैं या वो वर्कआउट्स कर रहे होते हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अगर इफ़ दे हैवंट हैड प्रॉपर डाइट जिसमें कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स तीनों ही इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद विटामिन्स एंड मिनरल्स, अगर ये प्रॉपर अमाउंट में नहीं है या उनको डिहाइड्रेशन हो रहा है तो अनकॉन्शियस होने के चांसेस होते हैं। तो कमिंग बैक टू कीटो डाइट, कि कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, और मैंने पहले ही कहा कि हमारी मसल्स, हमारा ब्रेन, हमारा लिवर, हमारी किडनी, हमारी आँखें, ये सिर्फ ग्लूकोज इस्तेमाल करती हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कि कीटो डाइट फॉलो करके देयर आईज हैव डिटीरियोरेटेड। अच्छा, हाँ, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से अगर कीटो डाइट फॉलो करनी है, मान लो कोई रीज़न से हम कीटो डाइट फॉलो करना चाहते हैं, तो दैट शुड बी अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ अ डाइटिशियन। बट आजकल तो फैशन में भी लोग कर रहे हैं कि ठीक है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज़ जो एक व्यक्ति को सूट कर रही है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को सूट करेगी। सिमिलरली फॉर एक्सरसाइजिंग, अगर कोई जन कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करके या कोई भी ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग करके अगर उसको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे को भी उसी से फ़ायदा होगा। इसीलिए कीटो डाइट को मैं नॉर्मली नहीं वो करते प्रेफर नहीं करती हूँ, सपोर्ट नहीं करती हूँ। आई से कि टेक अ बैलेंस डाइट, मॉडरेशन इज़ ऑलवेज गुड। आप मॉडरेट अमाउंट में लो ताकि आपकी जो स्टोर्स हैं, ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं, वो प्रॉपरली बन सकें, आप एक्सरसाइज तो कर सकें। पता चला आप एक्सरसाइज करने गए, आपके पास आपकी मसल्स के अंदर वो है ही नहीं कि आप क्या यूज़ करोगे। आप बहुत अच्छी गाड़ी खरीद लो, उसके अंदर पेट्रोल नहीं डलवाओगे तो क्या फ़ायदा होगा, और अगर वो पेट्रोल से चलती है तो डीजल डलवा लोगे तो भी फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर इसीलिए जो प्रॉपर फ्यूल है वो मिलना ज़रूरी है। इनफैक्ट मैंने ये देखा है जो कीटो डाइट फॉलो करते हैं ड्रास्टिकली चेंज आता है, ठीक है, बट जैसे ही वो उस चीज़ को छोड़ते हैं वो फिर से बैक टू स्क्वायर जाते हैं। ये जितनी भी फैट डाइट्स हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। बट क्या रीज़न है ऐसा कि जो वेजिटेरियंस होते हैं वो मसल बिल्डिंग नहीं कर सकते? मस्कुलर एनिमल्स अगर आप देखोगे तो दे आर वेजिटेरियंस। यह है दिन में आपने डाइट नहीं ली है लेकिन आप इवनिंग में जाके वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, पेन होता रहे, कुछ भी होता रहे, गेन नहीं हो पाएगा अगर हमारे पेन नहीं होगा। सप्लीमेंट्स होते हैं, उनमें देखा होगा वे प्रोटीन है। मैंने आपको पहले बोला कि 4 कंपार्टमेंट्स हैं हमारी बॉडी में। जो वुमेन्स होती हैं और जो मेंस होते हैं इनकी एक्सरसाइजेज अलग होनी चाहिए। एक्चुअली पेन अकर्स व्हेन देयर इज समथिंग नॉट राइट विद द बॉडी। इनफैक्ट मैंने ये देखा है जो कीटो डाइट फॉलो करते हैं ड्रास्टिकली चेंज आता है, ठीक है, बट जैसे ही वो उस चीज़ को छोड़ते हैं वो फिर से बैक टू स्क्वायर जाते हैं। ये जितनी भी फैट डाइट्स हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। बट क्या रीज़न है ऐसा? जब भी कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो करते हैं, फैट डाइट्स फॉलो करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम उनमें छोड़ देते हैं, पर जब हम उनको वापस लेने शुरू करते हैं तो वो कैलोरी डेफिसिट से हम प्लस कैलोरीज में आ जाते हैं जो कि फिर एज फैट स्टोर होने लग जाती हैं। तो जनरली मैम मैंने सुना है और ऐसा मिथ भी है लोगों का कि जो वेजिटेरियंस होते हैं वो मसल बिल्डिंग नहीं कर सकते बिकॉज उन्हें लगता है कि वेजिटेरियन फूड्स के अंदर दैट उस अमाउंट का प्रोटीन या जो भी एसेंशियल न्यूट्रिशन होते हैं वो नहीं होते हैं। तो आपका इसमें क्या कहना है? मतलब मुझे इसके ऊपर इसलिए हंसी आई क्योंकि जितने भी हमारे मस्कुलर एनिमल्स अगर आप देखोगे तो दे आर वेजिटेरियंस, जैसे कि एलिफेंट, बेयर्स, दे आर बेसिकली वेजिटेरियंस, ठीक है। चलिए, लेकिन फिर इसके बारे में दोबारा वापस आते हैं। वही पूरी थ्योरी है कि अगर प्रॉपर टाइप ऑफ वेजिटेरियन डाइट हम फॉलो कर रहे हैं जिसके अंदर की प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं। अब आपने कहा कि कम प्रोटीन होते हैं, अगर कंपेयर किया जाए और कंपेयर करके देखा जाए, बहुत सारी रिसर्च भी इसको प्रूव करती है कि सोए, ब्लैक चना, उसके बाद में जितने भी होल दाल्स हैं, मटर हैं, पीस, ये सारी चीज़ों में अच्छे क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स रहते हैं। और आपने बहुत सारे जो ये सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें देखा होगा वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन इज़ व्हाट? मिल्क में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, केसिन और वे। सो जो लेक्टो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए मिल्क अच्छा है। जो वेगन्स हैं, जो सिर्फ वेजिटेरियंस हैं और जो इवन मिल्क नहीं लेते हैं, उनके लिए जो होल दाल्स हैं, नट्स हैं, फिर उसके बाद सोया, उसके बाद में जो ये ऑयल सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, ये सारों में भी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन्स रहते हैं।
और सिर्फ कहाँ प्रॉब्लम आती है कि अगर सिर्फ वो राइस ईटर हैं और दाल मिक्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राइस एंड वेजिटेबल खा रहे हैं, तो उन्हें प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है। सो अ मिक्स ऑफ दाल्स, वेजिटेबल्स, इसीलिए बैलेंस्ड डाइट। बिल्कुल। अगर वेजिटेरियंस एक बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं तो दे विल गेट अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन एंड अ काइंड ऑफ प्रोटीन दैट इज़ ईजीली डाइजेस्टिबल। अगर बहुत सारी रिसर्च ये कहती है कि सोया प्रोटीन आइसोलेट लेने से जो जिम गोअर्स हैं दे विल बी बेनिफिटेड, जिन्होंने अपना वेट इंक्रीज़ करना है या जिन्होंने मसल्स मास इंक्रीज़ करना है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ proteins that are available in vegetarians. We have to properly mix and match those proteins. That is important. मैम, नो पेन एंड नो गेन, ये स्टेटमेंट हम सभी ने सुनी होगी, और इससे क्या होता है, कई बार लोग इसको गलत वे में ले लेते हैं। जैसे कि बाई चांस आपने रात भर काम किया है, दिन में आपने डाइट नहीं ली है, लेकिन आप इवनिंग में जाके वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, पेन होता रहे, कुछ भी होता रहे, गेन नहीं हो पाएगा अगर हमारा पेन नहीं होगा। तो आपका क्या इसमें टेक है कि क्या ये स्टेटमेंट यही रेप्लिकेट करती है या फिर इसका कुछ और मतलब है? जैसे ही हम पेन की बात करते हैं तो हमारी बॉडी का एक सिम्टम है पेन, ठीक है। पेन का मतलब ही है देयर इज समथिंग नॉट राइट, बॉडी इज टेलिंग यू देयर इज समथिंग नॉट राइट विद यू, दैट इज व्हाई इट स्टार्ट्स पेनिंग, दैट्स अ सिग्नल। सर्टेन केमिकल स्टार्ट रिलीजिंग इन द बॉडी जब कुछ समथिंग इज नॉट राइट। सो अगर पेन है बॉडी में तो बॉडी आपको बता रही है दैट यू नीड समथिंग एल्स, you need rest or maybe you do not need to go to the gym, ठीक है। अगर एक रेगुलरिटी मेंटेन करिए, एक मिनिमम पीरियड ऑफ, अगर आप अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वालों की भी बात सुनेंगे तो वो कहते हैं 30 मिनट्स इन अ डे और 150 to 210 मिनट्स इन अ वीक आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। तो अगर किसी ने अपना मसल मास इंक्रीज करना है, हम 40 मिनट्स मैक्सिमम 1 आवर, उससे ज़्यादा हमें नहीं करना चाहिए। दैट इज़ द प्रॉपर अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, जो कि अगर आप एथलीट नहीं हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर उसके लिए ट्रेन नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज दैट यू वुड नीड। और अगर बाय चांस किसी दिन पेन है किसी भी जगह पे, पूरी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में, किसी भी जगह पे, तो एक्सरसाइजिंग नहीं करनी चाहिए। यू शुड लिसन टू योर बॉडी। आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स, डू नॉट इग्नोर पेन एवर। एक्चुअली पेन अकर्स व्हेन देयर इज समथिंग नॉट राइट विद द बॉडी। ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, नॉर्मली ऑक्सीजन नहीं मिल रही किसी ऑर्गन को, तो पेन शुरू होती है। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल एट दैट टाइम। अच्छा, जब वर्कआउट की बात आती है तो क्या ऐसा भी है कि जो वुमेन्स होती हैं और जो मेंस होते हैं, इनकी एक्सरसाइजेज अलग होनी चाहिए? मतलब बिकॉज ऑफ बॉडी पार्ट, डेफिनेटली उनकी बॉडी अलग तरीके से बनी है, इनकी बॉडी अलग तरीके से बनी है, तो आप मतलब इस पर क्या सोचते हो कि वर्कआउट एक जैसा होना चाहिए पैटर्न, या फिर दोनों का अलग अलग पैटर्न होना चाहिए? होता क्या है कि मेल एंड फीमेल बॉडीज आर डिफरेंट, उनके क्रोमोसोम्स अलग हैं, उनका बॉडी टाइप अलग है, ठीक है। जो मेल बॉडी है, मैंने आपको पहले बोला कि 4 कंपार्टमेंट्स हैं हमारी बॉडी में, वाटर, लीन बॉडी यानी कि मसल्स, देन फैट बॉडी यानी कि जो भी हमारा फैट सेल्स होते हैं, और उसके अलावा स्केलेटल मसल्स, स्केलेटन, ठीक है, जो बोन्स हैं। अब मेल्स में मसल्स ज़्यादा होते हैं, दे हैव मोर मसल्स कंपेयर टू फीमेल्स बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, क्योंकि फीमेल्स हैव टू प्रोड्यूस एंड फीड द ऑफस्प्रिंग, बच्चा जो होता है उन्हें कैरी करना पड़ता है और उसे फीड भी करना है। तो जो भगवान ने जो उनकी बॉडी बनाई है उसमें फ़ैट की क्वांटिटी ज़्यादा दी है, स्टोर्स उनके फ़ैट के ज़्यादा होते हैं। तो आप कभी भी देखोगे विमेन गेन वेट फास्टर एंड लूज वेट स्लोली एज कम्पेयर टू अ मैन। आप इफ़ आई गिव अ डाइट टू अ मैन, he will lose weight faster. Similar diet to a female if I give, तो she loses weight slower as compared to the male counterpart. उसका कारण ये है कि मसल्स जो है वो ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज करती हैं और फैट जो है वो कम एनर्जी यूटिलाइज करता है। तो इसकी वजह से मेन जो हैं दे टेंड टू लूज वेट फास्टर, दे टेंड टू गेन मसल्स फास्टर। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉर्मोन्स दैट आर देयर, जैसे कि जेनेटिक, उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, जैसे उनका बॉडी टाइप डिफरेंट है, तो उनके हॉर्मोन्स भी डिफरेंट है, क्योंकि देयर रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। बिल्कुल।
ठीक है। तो जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो उनकी जितना एक्सरसाइज करते हैं उतनी ज़्यादा मसल गेन होता है। ऐसा नहीं है फीमेल्स में नहीं होता, अमाउंट एंड टाइप ऑफ ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कितने हमारी फीमेल वेट लिफ्टर्स भी हैं, ठीक है। लेकिन जब हम जिमिंग की या एक्सरसाइजिंग की बात करते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज आर रिक्वायर्ड फॉर टू पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ द सेक्सेस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जेंडर के हिसाब से उनकी एक्सरसाइज, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ दीज शुड बी डन अंडर सुपरविजन। पहली इनिशियल सुपरविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट के लिए डाइटिशियंस, जिमिंग के लिए जिम ट्रेनर्स, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रॉपर अगर सुपरविजन रहती है, प्रॉपर गाइडेंस होती है, तभी प्रॉपर उसका फ़ायदा भी उतना ही ठीक होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कुछ कहना चाहते हैं अपने ही व्यूअर्स से तो प्लीज़ आप ज़रूर बोलें इनको। मैं यही कहूँगी कि कुछ भी करें तो उसके साथ में मिथ्स अपने पास में ना रखें। आपको कोई फैक्ट्स जानने हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉपर सुपरविजन से करें, और ना सिर्फ जिमिंग बट एक बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये चारों चीज़ एक कॉम्बिनेशन में इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बैलेंस डाइट अपने लिए बनाना चाहते हैं और प्लान करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए प्लान करना चाहते हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। करियर भी ले सकते ये हैं एज हाँ, और ये एक मेरे पास शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स है इस चीज़ का। उससे क्या होगा कि आप ना सिर्फ अपने लिए बट अपनी फैमिली के लिए भी वो डाइट प्लान कर सकते हैं। यू कैन लर्न हाउ टू प्लान दैट डाइट, अ बैलेंस डाइट फॉर योरसेल्फ एट ऑल गिवन टाइम्स। फिर आपको हर बारी डाइटिशियन से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ आप कर सकते हैं। कभी भी आपके कोई मिथ्स हैं, कोई क्लैरिटी चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस। हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे डेफिनेटली। और प्लीज़ आप उसको चेकआउट करो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और जितने भी आपके मिथ हैं वो सब दूर हो गए होंगे, आई एम श्योर। तो कमेंट करके बताना कि आपका ऐसा कौन सा मिथ था जो इस पॉडकास्ट से दूर हुआ है, और हमें सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको नई वीडियो। थैंक यू।